ये है खूबसूरत सिक्किम। जब भी कोई सिक्किम में आता है तो सबसे पहले गैंगटॉक में आता है, और ऐसा ही कुछ मैंने भी किया जब मैं बागडोगरा हवाई अड्डे से आप पहुंचती हूँ गैंगटॉक। और अब सवाल ये था कि सिक्किम में कितनी बर्फ पड़ती है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैं अभी जा रही हूँ लाचुंग। उत्तर सिक्किम में बसा हुआ एक छोटा सा टाउन जो अक्सर बर्फ की चादर से ढका रहता है। वैसे तो लाचुंग गैंगटॉक से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है, परंतु पहाड़ी इलाका और रास्ते की हालत सही ना होने की वजह से ये सफर 6-7 घंटे का भी हो सकता है। यह है गैंगटॉक का व्यू पॉइंट, ऊपर वाला बक्कू, अंदर वाला हंजू। मुझे लगा था कि सिक्किम में कितनी ही बर्फ पड़ती होगी, पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी आंखें बर्फ से जमने वाली हैं। ये पूरी लाचुंग वैली है और बीच में से तिस्ता रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर कोई प्लास्टिक ऐसे फेंकता हुआ मिला ना तो उस पर 5000 रुपए का फाइन है। और यहाँ से मैं जा रही हूँ माउंट कटाओ। माउंट कटाओ एक्चुअली फेमस है बर्फबारी के लिए। वहाँ पे बर्फ काफी अमाउंट में दिखता है तो लोग वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, फिसलने जाते हैं। और दूसरी जगह जो मैं जा रही हूँ वो है यमथांग वैली। वो उस साइड पड़ता है। माउंट कटाओ से मैं नीचे से उतरूंगी फिर यमथांग के लिए चढ़ूंगे। लेकिन यमथांग में काफी बर्फबारी हुई है तो वहाँ का रास्ता बंद है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती अभी वहाँ पे कम्प्लीटली उस पॉइंट पे नहीं जा सकती। लेकिन 6-7 किलोमीटर तक जहाँ तक खुला हुआ है वहाँ तक जाऊंगी। ये आपको एक आम सा पेड़ लग रहा होगा, लेकिन ये नेपाल के नेशनल फ्लावर रोडोडेंड्रॉन का पेड़ है। ये पेड़ हर जगह पाया जाता है यमथांग वैली में और कटाओ बॉर्डर पे। लेकिन अभी ये पेड़ ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत नॉर्मल है, इसमें तो क्या है इसमें देखने लायक। लेकिन क्या होता है जब मार्च अप्रैल का मंथ आता है तो ये फ्लावर बर्ड्स जो दिख रहे हैं मार्च अप्रैल के टाइम में ये खिल के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के रूप ले लेते हैं और इनके मल्टी कलर्स होते हैं, रेड, पर्पल, पिंक। और ये पूरी वैली ऐसे सुंदर सुंदर सी हो जाती है, बिल्कुल रेनबो जैसी हो जाती है। पहाड़ों की यही एक बहुत अच्छी बात है कि आप कभी भी आओ हर बार एक अलग खूबसूरती मिलेगी। जैसे सर्दियों में आओ तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, समर्स में आओ तो हरियाली दिखेगी, और इन बीच में आ जाओ तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। मुझे रास्ते में कितनी सारी याक्स दिख रही है। माउंट कटाओ जाते हुए सड़क के किनारे मुझे कुछ याक्स दिख गए जो मुझे घूर रहे थे। एक इंसान पे खड़े थे, अभी जो दिख नहीं रहे, इनविजिबल हो गए। मैं उन्हीं से बात करने जा रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि याक यहाँ पे कितना दूध देती है, क्या खाती है, दूध कितने का बिकता है। क्या पता बिजनेस ही करना पड़ जाए। याक के कितने सुंदर बाल हैं। कोई मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से। स्टैचू। बाय द वे याक को बहुत ठंड चाहिए होती है, वो सिर्फ ऊपर वाले एलिवेशन में पाई जाती है। मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ अंदर जाने का, लेकिन बहुत सारे स्टिल पड़े हुए हैं गाय, अगर मुझे छेक के मारे। अरे बाप रे, तो आप इनको पूरे साल पालते हैं और फिर अगस्त सितंबर में इसका फल मिलता है। अंकल के पास टोटल 90 याक्स है और सारे के सारे शांति प्रिय। बस खड़े होकर उनको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो वो कुछ नहीं करती। पहले मुझे डर लग रहा था कि मुझे लगा कि अगर मैं पास में जाऊंगी तो घुसुक, जो कि अभी भी लग रहा है। जितनी बड़ी है ये उतनी ही शांत है। तो ये लगभग 4 महीने दूध देती हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और पर डे 2 लीटर दूध एक गाय बस। और वो दूध 100 रुपीज पर लीटर बिकता है यहाँ पे। ये सारे जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं सारी जड़ी बूटियां ही है इनके लिए। इनके दूध, इनके प्रोडक्ट्स की बहुत मान्यता है। इतनी मनमोहित वादियां और बर्फ से भरी सड़क देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश मैं आप सबको भी अपने साथ ला पाती। इसी से मुझे याद आता है ई ट्रिप्टो के बारे में, जिन्होंने मेरी अंडमान और सिक्किम के ट्रिप को स्पॉन्सर किया है। और उन्हीं की बदौलत है कि मैं बिना फिक्र और परेशानी के पूरे सिक्किम में आराम से घूम पा रही हूँ। और अगर आप भी सिक्किम आने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास बस 2-4 दिन ही है तो एक बार ई ट्रिप्टो से संपर्क करना ना भूलें, जिनके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये है खूबसूरत सिक्किम। सिक्किम जो है वो 4 हिस्सों में बटा है, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम। जब भी कोई सिक्किम में आता है तो सबसे पहले गैंगटॉक में आता है और वो ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। फिर गैंगटॉक से आते हैं नॉर्थ सिक्किम में। नॉर्थ सिक्किम में आता है लाचेन, लाचुंग, यमथांग और 0 पॉइंट। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जगह जहाँ पे मैं हूँ वो है माउंट कटाओ, और ये लाचुंग वैली में ही ऊपर की ओर पड़ता है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं जाने देते, मिलिट्री बेस है वहाँ तक। तो नॉर्थ सिक्किम विजिट करने के बाद वापस आपको गैंगटॉक के रास्ते से
से साउथ सिक्किम या वेस्ट सिक्किम जाना होता है। साउथ सिक्किम में आता है बुद्धा पार्क, नामची, चार धाम, और उसके बाद आता है वेस्ट सिक्किम में पेलिंग। पेलिंग भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी वैली का कंपैरिजन किया जा सकता है। मैं एकदम आपको लिख के देती हूँ कि सारी वैली की खूबसूरती अपने आप में बहुत डिफरेंट है, कंपैरिजन है ही नहीं। और इसका इस स्टेट का भी किसी और स्टेट से कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले लाचुंग आ जाइए। जिस कैब में आप आओगे उसी के ड्राइवर से आपको बात करनी पड़ेगी और वो आपको माउंट कटाव लेके आएंगे। और ये वैली एक्चुअली अभी आने वाले मंथ्स में बर्फ और फ्लावर्स दोनों से घिरी पड़ी रहेगी। जब मैं खुश हो जाती हूँ तो ऐसे ही अपशब्द निकलने लगते हैं, बट नेवर माइंड। माउंट कटाव के बाद अब बारी थी यमथांग वैली जाने की। पर सवाल अभी भी बरकरार था कि सिक्किम में कितनी बर्फ पड़ती है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमारी गाड़ी कुछ ही देर में आ पहुंचती है शिंगबा रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुरी, क्योंकि भीषण बर्फबारी के कारण इससे आगे का रास्ता अभी बंद है। इतनी ज्यादा बर्फ, क्या आप बता सकते हैं ये जगह कौन सी है? कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड? ये है सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुरी। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन किस्म किस्म के मिलेंगे, लेकिन हम डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली में इनका सीजन हो, जो मार्च या अप्रैल में होगा। मेरे को तो बचना भी नहीं आता। अभी तो लिमिटेड रास्ते तक ही जा सकते हैं, लेकिन जब ऐसे बर्फ नहीं होती ना, ऊपर तक जाते हैं एकदम, और यमथांग वैली से फिर जाते हैं 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट का व्यू मेस्मराइजिंग होता है। क्योंकि यही क्या है, ये सब क्या है? ये जब पेड़ पे बर्फ लदी हुई है ना ऐसे, हो, ये सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग है। पेड़ को करने का दूसरा अटेम्प्ट। बाप रे, ये कितने फीट बर्फ होगी। ये पेड़ में से नहीं हिल रहा है, ये नहीं हिल रहा है। मेरे पैर एकदम अंदर चले गए हैं, बहुत धूल हो गई है यार। यमथांग वैली, इसके बाद मैं गैंगटॉक ही जाऊंगी। मेरे हाथ अभी वैसे हो गए लाल पीले से, लेकिन जो मैंने खेला है बिल्कुल वर्थ इट था। तो यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए? यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले लाचुंग आना पड़ेगा, और लाचुंग से कैब से यमथांग वैली तक आना पड़ेगा। अभी यमथांग वैली ड्यू टू बर्फबारी क्लोज है काफी हद तक, लेकिन जहाँ तक खुला है वहाँ तक आप आ सकते हैं, और वहाँ तक आना चाहिए। ये कहीं और नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, मैंने बताया ना, कहीं का भी किसी से भी कंपैरिजन नहीं है। कि माउंट कटाव में गए थे तो वहाँ पे लग रहा था कि बर्फबारी हो ही रही है और वहाँ का बर्फ देख ही लिया है, तो यमथांग में आके क्या बर्फ देखेंगे। पर यस, यमथांग में आके ये बर्फ देखेंगे, ऐसी वाली हालत है। तो यहाँ पर आने के लिए भी सेम है। जो कैब आपको लेके आएगी लाचुंग, अगर पैकेज लिया तो वो कैब और स्टे साथ में ही रहते हैं। तो कैब वाले से ही आपको बोलना पड़ेगा यमथांग और 0 पॉइंट कवर कराने के लिए। वो दोनों एक साथ पॉइंट कवर होते हैं। और यहाँ पर आसपास खाने पीने के ऐसे बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके मस्त मैगी खानी पड़ेगी। इस बार मैं देखना चाहती थी कि पैकेज में और अकेले ट्रैवल करने में, मतलब खुद प्लान करके ट्रैवल करने में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैं अगर लाचुंग आती तो मैं खुद एक तो पहले स्टे एक्सप्लोर करती कि कहाँ पे मिल सकता है, और जहाँ पे मेरी कैब उतारती, जो शेयरिंग कैब है, वहीं पे मैं होटल अपना देख लेती। पैकेजेस में ऐसा नहीं है। एक होटल प्री डिफाइंड होता है, मील प्री डिफाइंड होता है, यहाँ पर आपको रुकना है, और जहाँ पे आप रुकोगे वहाँ पे भी सुविधाएं रहती है। आपको वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये कमरा है, ये है, वो है, साफ नहीं है। उनको पता है कि आप आ रहे हो और आप गेस्ट हो और पैकेज के थ्रू आ रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपको हर चीज मांगनी पड़ती है। भैया ठंड लग रही है, हीटर का इंतजाम हो जाएगा क्या? तो कहीं दूर गांव से हीटर लेके आएंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं। ये सारे होटल्स में नहीं होता है ऐसे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको डिफरेंसेस का, तो मुझे कुछ ठीक लगा। वैसे तो जाने का टाइम बहुत पहले ही था, पर मुझे लगता है यहाँ पर आखिरी कंटेस्टेंट हूँ मैं, क्योंकि मैं बर्फबारी का इंतजार कर रही हूँ। जब मैं आई थी तो हल्की हल्की धूप थी, अभी ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी कुछ होने ही वाली है। लालच है ये। हाँ, बर्फबारी के साथ मेरी नाकबारी भी हो रही है, और मैं उस दिन भी बर्फबारी नहीं देख पाई। हालांकि मेरे इस सफर में एक मंजिल और बची थी। इसके लिए मुझे लाचुंग से गैंगटॉक जाना था। ये सिक्किम का लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है। यहाँ पे एक बागान है, वहाँ का संतरा है, यही इसी गांव में। जंगू का संतरा बोलते हैं इसको। इस जगह का नाम जंगू है।
और ये बहुत मीठा और रस भरा है। मेरे पीछे माउंटेन कंचनजंगा है, जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, एक्चुअली नेपाल का है, बट स्टिल यहाँ से व्यू मिलता है आई लेवल पे। माउंटेन कंचनजंगा का ये वाला रूप देख के लोग कहते हैं कि यहाँ पे बुद्धा जी सो रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ सोमगो लेक की तरफ। सोमगो लेक को छांगू लेक भी कहते हैं यहाँ के लोकलाइट्स, और उस लेक की खास बात यह है कि वो हर सीजन में अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है। मैं उसी की तहकीकात करने जा रही हूँ। पिछली बार जब मैं सोमगो लेक आई थी तब आई थी नवंबर में, तब लेक का पानी कुछ और था। तो मैं अभी देख रही हूँ कि अभी लेक के पानी का कलर क्या है। व्हाइट होगा क्योंकि उसमें बर्फ जमी है। सोमगो लेक ईस्ट सिक्किम में पड़ता है और लोग सोमगो लेक के साथ साथ नाथुला पास, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, और बाबा हरभजन मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। मैं अभी आई हूँ बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में। बाबा हरभजन सिंह कौन थे? बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो 1966 में ज्वाइन हुए थे आर्मी में। ये बाबा हरभजन सिंह है और मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। ये वैसे बाबा हरभजन सिंह का ओरिजिनल मंदिर नहीं है। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर उनकी एक्चुअल समाधि है और वहीं पे उनका एक्चुअल मंदिर है। थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया है। तो चलो मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। बाबा हरभजन सिंह का देहांत 1968 में हुआ, जब उनका पैर फिसला और वो एक नाले में गिर गए और नदी की तेज धारा उनके शरीर को 2 किलोमीटर तक अपने साथ बहा कर ले गई। ऐसा माना जाता है उसके बाद वो अपने साथी के सपने में आए और अपने पार्थिव शरीर की खबर देते हुए ये कहा कि उनकी एक समाधि बना दी जाए, जिसके बाद से ही यहाँ से 9 किलोमीटर दूर उनकी समाधि बनाई गई। और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी हमारे देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं और भारतीय सरकार भी उनको एक सिपाही के सारे अधिकार देती है, जैसे उनका ऑफिस, सैलरी, बेडरूम इत्यादि। तो जो 9 किलोमीटर दूर बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ का रास्ता क्लोज हो जाता है, तो वहाँ के लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है। इतनी ठंडी जगह पे रहना आसान नहीं है। यहाँ पे तो पीने का पानी भी बर्फ बन जाता है। ये है कलर चेंजिंग लेक। इस लेक का कलर चेंज होता है और अभी ये चेंज होके व्हाइट हो चुका है। इस लेक पे चलना अलाउड नहीं है, इवन दो कि पूरा बर्फीला हो चुका है। इससे बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है सबकी। सोच सोच के बता रही हूँ बातें। पीछे याक है, बहुत क्यूट एनिमल है, इस पे नहीं बैठना चाहिए। तो चलो चलते हैं। देखते ही देखते मेरा ये सफर भी खत्म हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा खूबसूरती को देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि काश मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुक पाती। शायद मुझे ये जानने को मिल जाता कि हमारे सिपाही कौन सी मुसीबतों का सामना करके हमें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जीवन का नाम गाड़ी और खड़ी गाड़ी में धूल जम जाती है, इसीलिए गाड़ी को बस चलते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।